नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए हम लोग 2022 का पेपर लगाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 2022 भाई 2022 में क्या क्या क्वेश्चन आया था वो लगाना ज़रूरी है ना आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस ये पेपर्स लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग मैराथन क्लासेस ले रहे हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का दोनों का हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। 100 क्वेश्चन पूरे, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी की क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 का पेपर है ये। तो पेपर किस प्रकार से आया था, उसका क्या पैटर्न है, वो लोग ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी बच्चे को साइंस ग्रुप का है या कॉमर्स का है या आर्ट ग्रुप का है, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जहाँ पर आपको ऑल पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका जो फीस है वो मात्र 200 रुपये है और ये फीस आपका 6 मंथ का है। 6 मंथ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। और एग्ज़ाम आपका 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा तो तभी तक आपका मॉक टेस्ट है, क्योंकि आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको तब तक इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं, राइट। और किसी को अगर ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर लिख देते हैं 9873736515 पर, ओके। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तो प्रारंभ करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर आपका, हम लोग पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म क्या था भाई, प्राकृतिक की पूजा करना और यज्ञ करना, अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। मतलब कहने का मतलब है कि किस स्थान से की खुदाई में हमें लौह के प्रमाण मिले थे, लौह धातु के प्रचलन मिले थे। तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर और अंतरजीखेड़ा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, अंतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड का थर्ड करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड का ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद प्रांगण में उन्नत मस्जिद लौह स्तंभ है, किसकी स्मृति से बनाया गया था। यह स्मृति किसकी स्मृति में ये बनाया गया था। तो यह स्मृति चंद्रगुप्त की याद में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 4 है। पाल वंश के संस्थापक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जितनी भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे इस चैनल पर सभी को पता होगा कि गोपाल पाल वंश के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर निम्न में से किसने मारा था। तो आप सबको पता है कि भाई उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था। और इस पे एक मूवी बन चुकी है, तो मूवी देखेंगे तो और डिटेल में आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मूवी देखते हैं तो हमें एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला था। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह या फिर विभाजन विरोधी, या फिर यहाँ पे देखते हैं तो सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि माउंट एटना, जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना किस देश में स्थित है, बस बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो यह देश कौन से देश में है, तो यह आपका इटली में है डियर, ठीक है। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है,
इटली देश में है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान नहीं है। ध्यान करिएगा, अग्नेय चट्टान नहीं है पूछा है आपसे, बताइए इसमें से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ग्रेनाइट, इनावा, नाइस या बेसाल्ट। यहाँ पर आपका नाइस जो है ये आपका अग्नेय चट्टान नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर लखनऊ, दार्जिलिंग, उटक, मंडी या फिर कोलकाता। बताइएगा, बहुत ही आसान है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह स्थित है आपका कोलकाता में, राइट। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता। कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? तो 1890 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है। यह है आपका असम राज्य में। कहाँ पर है डियर? असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न देश कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है? तो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन में देखते हैं, गंगा का पठार, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य। देखिए इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इनकी रिपीट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से करिएगा, राइट। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर है ना? पश्चिमी घाट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइलेंट वैली परियोजना। अगर हम इस परियोजना की बात करें तो यह आपका कहाँ पर है भाई? केरल में है। कहाँ पर है? केरल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, केरल। फिर उसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत, अगर आप वोटिंग का राइट्स मिलता है तो कितने एज तक के बच्चों को? तो 18 वर्ष के अगर हो जाते हैं तो आप लोग वैलिड होते हो, आप लोग वोट कर सकते हो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14। क्या क्वेश्चन आया था? निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोजन का सदस्य था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? कौन था डियर? याद रखिएगा, डॉक्टर SR सेन, डॉक्टर SR सेन को बनाया गया था, राइट। यह जो आयोग था, यह आयोग किससे संबंधित था? तो यह आयोग आपका केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए बनाया गया था, राइट। और यह आपका सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, राजेंद्र सिंह सरकारिया। राजेंद्र सिंह सरकारिया, राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी, ठीक है ना सर? क्लियर है? और इन्हीं के, राजेंद्र सिंह सरकारिया इनका पूरा नाम था और इन्हीं के नाम पर यह आयोग गठित किया गया था। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, तो बलवंत उसमें नाम आ गया था, इसी प्रकार से राजेंद्र सिंह सरकारिया इनका पूरा नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें होता है? निर्वाचन, इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, संसद, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट या लोकसभा स्पीकर जो है या फिर प्राइम मिनिस्टर्स। तो कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो कौन है डियर? ये है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक करोगे। क्लियर है ना? राइट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट, भैया
पहले आर्टिकल में क्या घोषणा किया गया था? पहले आर्टिकल में क्या घोषणा किया गया था? इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। जो भी बच्चा पॉलिटी कवर नहीं किया है, आप लोग जाके पॉलिटी कवर कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, वहां पर पॉलिटी कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? 18 नंबर क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन सांसद है पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए 18 का। ठीक है, तो आप लोग को देख रहा होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बट हाँ एक ठीक ठाक लेवल होता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया? गरीबी हटाओ, भाई गरीबी हटाओ का ये आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना था यह आपका 5वां। कौन सा था डियर? 5वां पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकमात्र संस्था क्या है? भाई आरबीआई है, नाबार्ड है, एसआरडीओ, डीसी है या नेफेड है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि भाई नाबार्ड जो है वह आपका कृषि संबंधित बैंक है, किसी भी प्रकार का लोन की आवश्यकता हो, राइट, तो वो सभी प्रोवाइड कराया जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में कौन सा कर, भैया कौन सा टैक्स है जो कि केंद्र सरकार नहीं लगाती है? उपहार टैक्स, मनोरंजन टैक्स या फिर व्यक्तिगत आयकर या निगम कर, बताइएगा। तो कौन सा टैक्स है जो कि केंद्र सरकार नहीं लगाता है? तो यह आपका है इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन टैक्स नहीं लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर 22 बताइएगा किस वर्ष किया गया था? रुपया का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था, ये हुआ था 1949 में, राइट, 1949, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है डियर? न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स प्रदूषण पर कर का रूप है जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात टैक्स लगाया जाता है। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात कर रहा है तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी राइट आंसर है। स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर हुआ ये प्रश्न? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? अगर इन ऑप्शंस में देखें, केरल, असम, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ के लोग भैया गमछा, गले में गमछा लपेटते हैं? बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गले में गमछा सांस्कृतिक प्रतीक है, याद रखिएगा। तो सूती कपड़े का होता है, आप लोग जानते हो, इवन हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसको गमछा ही कहा जाता है, लेकिन सांस्कृतिक प्रतीक किस राज्य का है ये पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, असम। ठीक है, ये मत कहना कि राजस्थान, हरियाणा यहाँ भी गमछा लगाया जाता है, नहीं, हमारे यूपी बिहार में भी गमछा लपेटा जाता है, गमछा ही बोलते हैं हम लोग, तो गमछा बोलते हैं। तो असम राज्य में यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये है आपका गुजरात। कौन सा है डियर?
गुजरात कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, हालांकि किलोमीटर पूछेगा नहीं बट फिर भी याद रखिएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं बताइए। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट। तो ये कहाँ के बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपका यूएसए से बिलोंग करते हैं। राइट, कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का कौन सा शहर जिसे सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज, 28 नंबर क्वेश्चन है। सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैसूर शहर है। कौन सा शहर है? मैसूर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 28 तक समझ में आ गया सभी को। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? भैया कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा है विश्व का? 29 नंबर क्वेश्चन है, 29। अब इसमें तो बताने की आवश्यकता होगा नहीं, सहारा करेक्ट है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए प्रसिद्ध थे, विख्यात थे? बताइए किस लिए प्रसिद्ध थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह संबंधित है आपके बालुका कलाकार थे, स्टैंड आर्टिस्ट थे पद्मश्री सुदर्शन पटनायक। क्लियर है? कभी कभी अगर इनका राज्य पूछता है, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी उड़ीसा राज्य से इनका संबंध था। सभी को समझ में आ गया? क्यों क्वेश्चन ये आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि 2014 में इनको कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, इसलिए इनके नाम के आगे पद्म लगा हुआ है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक उड़ीसा से बिलोंग करते थे और यह आपके बालुका कलाकार या सैंड आर्टिस्ट थे। मैं स्टैंड बोल दिया था, सैंड मतलब बालू जो कलाकारी करते हैं। चलिए ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? हिमा दास, दूती चंद, मनु भाकर, दिव्या काकरान। तो ढींग एक्सप्रेस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गलती की गुंजाइश नहीं है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? तो ये धावक हैं, इसमें से दो धावक हैं, हिमा दास और दूती चंद, लेकिन इसमें से ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है हिमा दास को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट है। क्लियर है ना? तो दूती चंद को हिमा दास को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और हिमा दास आपका कहाँ से बिलोंग करती है? असम से। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है? भाई ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन कह सकते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक ईयर 10 दिसंबर, तो डेट अगर याद रखना है तो 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? स्थान की बात कर रहा है तो यह किया जाता है स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है 33। सलीम अली ये कौन है बताइएगा? सलीम अली कौन थे? इनके ऊपर भी मूवी बन चुकी है, सलीम अली के ऊपर भी मूवी बन चुकी है। तो यह आप एक के विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। राइट, सभी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका साहित्य में। क्लियर है? साहित्य में दिया जाता है। कितने लैंग्वेज में? तो 22 भाषा में। सलीम अली, इनको बर्डमैन के नाम से जानते हैं, बर्डमैन। ठीक है, बर्डमैन के नाम से कभी कभी पूछेगा कि बर्डमैन किसे कहते हैं, तो सलीम अली को ही कहते हैं। और यह एक के पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइएगा?
35 नंबर क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, राइट। और खारे पानी की झील चिल्का झील, राइट। खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है और बुलर आपका मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी बता दीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? कोहिमा, ईटानगर, एंगलोंग या फिर आइजोल? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आइजोल। 37 कह रहा है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? यह आपका पोलो से संबंधित है। किससे डियर? पोलो से। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इन ऑप्शंस में फ्रांस नहीं है, चीन नहीं है, बेलग्रेड नहीं है, स्वीडन आपका यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो अफ्रीका की गांधी अर्थात नेल्सन मंडेला को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? सभी लोग का जवाब आना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो कब किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना वर्ष अगर याद करना है तो 1936, राइट। क्लियर हो गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 41, भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये, तो कभी कभी आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी मिल जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने न केवल भारत का राष्ट्रीय गान केवल लिखा है, बल्कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी अमार बांग्ला सोनार, ऐसा कुछ उनका राष्ट्रीय गान है, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। ठीक है। और इसको राष्ट्रीय गान को स्वीकार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के किस राज्य में मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मलखम्ब क्या गेम होता है? एक मलखम्ब होता है इस तरीके से, मोटे से एक समझ लीजिए, किसी इस तरीके के पिलर होता है, लकड़ी का पिलर होता है, उसी पे आपको दिखाना होता है। तो मलखम्ब एक गेम होता है, और कौन से राज्य ने इसको अपना राज्य खेल घोषित कर दिया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश, MP, राइट। मलखम्ब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कभी भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए फिनिश कर रहे हैं हम GS का सेक्शन, और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जैसे कि 43 नंबर क्वेश्चन है, संगणकों के IC चिप प्रायः बने होते हैं। तो IC चिप जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये चिप आपके बने होते हैं सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं डियर? सिलिकॉन के। अनुपम, भाई अनुपम क्या है? ये एक केवल टर्म्स पूछ लिया है कि अनुपम क्या है। एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, निर्मित प्रेक्षापत्र है, अस्त्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? ऐसे भी एक दो क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन बहुत टफ कहते हैं। रीजन क्या है कि उसमें पूछ लेगा कि एक टर्म्स दे देगा और कहेगा कि इसका क्या मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिनाई होता है, और 99% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो अनुपम क्या है? यह आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उनके अतिरिक्त प्रयोग के लिए डिजाइन विकसित करने के लिए सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला थी। क्या अनुपम जो टर्म्स देख रहे हैं ना, तो वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था अनुपम। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? बताइए, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है। यह आपका है KB होता है। KB कहां पर है? ऑप्शन नंबर A, किलोबाइट। तो भाई 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। 1 KB में 1 KB अर्थात 1 KB में 1024 बाइट होते हैं।
राइट। एक एमबी में, एमबी मतलब मेगाबाइट, एमबी में, एक एमबी में 1024 एमबी होता है और एक टीबी में 1024 जीबी होता है, राइट। तो ये पता होना चाहिए, 1024 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? 46 नंबर क्वेश्चन है। जावा, जावा, जावा एक क्या है भैया? प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज है और इसको सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है डियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 47। क्या है क्वेश्चन? स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, हाँ समझते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 47 नंबर क्वेश्चन है 47। प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर किस भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में पूरा हुआ है? पूरा हो गया। यह है 48 नंबर क्वेश्चन 48। तो ये है रामपुर। भैया रामपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? ये सभी आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर कितने आते हैं भाई जीएस में? कुल मिला के 5 करंट अफेयर आएंगे। 5 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर आएगा ही नहीं, राइट। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। तो बर्ड एटलस कौन सा राज्य बना रहा है? ये बना रहा है आपका केरल। और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था, कौन सा देश है जो कि बहु पक्षी अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है। तो 2022 की मेजबानी कौन किया था? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, मलेशिया, नॉट मलेरिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए भारत। बहु पक्षीय अभ्यास मिलान कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ें। और ये आपका जीएस का पेपर था। पूरे 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसको आप लोग रिपीट भी कर सकते हो। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए आप में से किसी भी स्टूडेंट को, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम पर आप लोग को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए तो हिंदी का पेपर कर लेते हैं। खंड बा 2022 में किस प्रकार की हिंदी पूछा गया था? हालांकि सिंपल ही हिंदी है। तो डेली क्लासेस हो रहा है हिंदी की क्लास, आइए, बहुत से बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी खंड बा का पेपर है। इसमें पूछा गया था कि छा ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आता है? मूल स्वर है या घोष वर्ण है, तलव्य वर्ण है या संयुक्त वर्ण है? तो छा से क्षत्रिय, छा से क्या होता भाई? क्षत्रिय। छा जो वर्ण है, ध्वनि है, यह आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है। विभावरी किस भाषा का शब्द है? विभावरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब सबका आना चाहिए। ध्यान से करिएगा, यह आपका क्या है? यह आपका एक तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? 53 नंबर क्वेश्चन है पंकज। तो पंकज आपका एक बहुब्रीय समास है। क्या है डियर? बहुब्रीय समास। पंकज समास विग्रह करेंगे तो पंकज अर्थात कीचड़ से जो उत्पन्न होता है, क्या निकलता है कीचड़ से भाई? कमल, राइट। तो यह आपका बहुब्रीय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अत्याचार। भाई अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान से कर लो इस क्वेश्चन को। 54 नंबर क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता है नहीं। अत्याचार में आपका अति प्लस 4, तो अत्याचार। और राम आम खाता है, इसमें वाच्य पूछ लिया है आपसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है बताइएगा? 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन। तो यह आपका क्या है? राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसमें आपका क्या है भैया? कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतिवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, बताइएगा। 56 नंबर।
हेमंत को खीर अच्छी लगती है, भाई कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर ए। वकील किस भाषा का शब्द है, बताइए। अब ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप लोग। वकील फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? सबका जवाब आना चाहिए। वकील, वकील भाई एक फारसी वर्ड है, ठीक है, वकील। आंख फटी रहना मुहावरे का क्या मतलब होता है? भाई आंख फटी रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 59 नंबर क्वेश्चन है लेखक। तो लेखक में आपका प्रत्यय लेखक, तो लेख आपका हो गया मूल शब्द और अक कहाँ है? ऑप्शन ए। लेख क्या है भाई? ये मूल शब्द है, मूल शब्द प्लस आपका पीछे जो लग जाता है वो प्रत्यय होता है, आगे जो लग जाता है वो उपसर्ग होता है, राइट। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द को एक शब्द में बताइए। भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, सरोकार बोलते हैं, साकार बोलेंगे, स्वीकार बोलेंगे, निराकार बोलेंगे, बताइए। एक 60 नंबर का क्वेश्चन है। भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए ईश्वर क्या कहते हैं? निराकार है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? बताइए। विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है तो दीप प्लस दीपोत्सव है ना, तो दीप प्लस उत्सव अर्थात ऑप्शन सी। नमस्कार, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? इतना गंदा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग आंख बंद करके भी सही कर सकते हो। आंख बंद करके कैसे सही कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। अगर चैनल से पढ़ रहे हो तो कर सकते हो। इट इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है। चलिए जोक सपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। वह आता है, वह आता में वह सर्वनाम किस घोटक हो सकता है? अच्छा, वह आपका पूछा है 63 नंबर क्वेश्चन। वह आता में, वह आता, इसमें वह सर्वनाम भाई किसका हो सकता है? तो गांधी जी का, अतिथि का, भिक्षुक का, विकलांग का। तो यह भिक्षुक, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? से संप्रदान, करण, कर्म या फिर कर्ता? 65 है, 65 नंबर करण है, करण होता है। क्लियर है ना, राइट। करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाई ऐसे अविकारी शब्द जो कि वाक्यों की और वाक्यांशों को जोड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि और हो गया, और तथा हो गया, राइट, किंतु हो गया, राइट, परंतु हो गया, किंतु परंतु बंधु, ठीक है, सामने जो आती है। चलिए 67 क्वेश्चन करते हैं। उल्का सी रानी दिशा तिप्ती करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी रानी दिशा तिप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 67 इसमें है आपका उपमा अलंकार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अच्छा, सुषुप्ति किस प्रकार से लिखते हैं? सुषुप्ति है, तो सुषुप्ति शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट है आवर, तो आवर शब्द का विलोम क्या बनेगा? भाई 69 है ना, तो आवर का बन जाएगा प्रवर। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। वह पढ़ रहा है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? क्या वह पढ़ रहा है? क्या
वह पढ़ रहा है। तो ब्रैकेट वाला लग रहा है ना इसमें, यही लगा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा गया? भाई आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है? 71 नंबर क्वेश्चन है। तो किसको कहते हैं भाई? विद्यापति को, ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए, वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। इसमें से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। बी फोकस। चलिए बताइएगा, 63 नंबर, 72 है ना, बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से अशुद्ध वाक्य आपका, पिताजी ने मुझसे कहा, वह चश्मा भूल गया, एवं ये सच्चे इंसान। पिताजी ने मुझसे कहा, तो इसमें आपका राइट जो गलत है ये है कि तुम, सी ऑप्शन से यहाँ पे एरर है, तुम तो अपना काम करो। जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, तुम अपना काम करो, ये ठीक होगा। तुम तो, यहाँ पे तो जो है ना, यही तो गड़बड़ कर रहा है पूरे सेंटेंस को। लघुर्मी में कौन सी संधि है बताइएगा, लघुर्मी में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा, लघुर्मी, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघु प्लस क्या है? ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, यह आपका कौन सा संधि बनता है डियर? तो यह आपका बन जाता है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी। बी लॉक कर दीजिए। 73 हो गया। चलिए करते हैं अब 74 नंबर क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? भाई रूढ़ शब्द कौन सा है? 74 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से रूढ़ शब्द घुड़सवार, लंबोदर नहीं है, नाक नहीं है, घुड़सवार भी नहीं है। रूढ़ शब्द की बात कर रहा है, पीला, राइट। आ उपसर्ग प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? अनंत, अवैतनिक, अपेक्षा, अन्वेक्षण। तो 75 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ उपसर्ग से बना शब्द अवैतनिक है, राइट। कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? कंचन, कंचन का पर्यायवाची क्या बनेगा? कंचन का भाई पर्यायवाची की अगर बात करें तो स्वर्ण यहाँ पर राइट है, ऑप्शन है, ठीक है ना। कंचन मतलब इसका एक वर्ड सोम, हेम भी याद रखिए, और सोना तो आप लोग जानते हो, कंचन हो ही गया। स्वर्ण आप लोग याद कर लो, 3-4 याद कर लो, ये हेम, सोना और कनक, बहुत ही प्यारा वर्ड है कनक। नेक्स्ट है उन्मिलन, उन्मिलन का विलोम पूछा है, ठीक है। उन्मिलन का विलोम बताइए, 77 नंबर क्वेश्चन है। उन्मिलन का विलोम क्या बनेगा? उन्मिलन का विलोम बनेगा नीलन, ठीक है, नीलन, राइट। उन्मिलन का अपोजिट बनेगा नीलन। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, क्या कहलाएगा? जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उसके लिए एक शब्द बनता है अभूतपूर्व। क्या बनता है? अभूतपूर्व। जो पहले नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनेगा अभूतपूर्व। भाई अद्भुत मतलब विचित्र प्रकार का। अनुपम का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई उपमा ना हो, अनुपम, जिसका कोई उपमा ना हो। और अप्रत्याशित, ऑप्शन बी देख रहे हो, अप्रत्याशित, तो इसका क्या मतलब होता है? जिसकी आशा ना की गई हो, राइट, जिसकी आशा ना की गई हो। पान दान शब्द क्या है? योग रूढ़ है, तद्भव है, संकर है, यौगिक है। 79 पान दान क्या हो सकता है? ये आपका तद्भव यहाँ पर होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, भैया अर्थ पूछा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा गुड़ के विपरीत नाम, गुड़ के विपरीत नाम। उत्साह, उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होगा? भाई उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस, ऑप्शन बी। सुरसागर किस भाषा की रचना
थी अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। 82 नंबर क्वेश्चन है। तो सूरसागर यह आपके भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, और उन्हीं की यह रचना थी सूरसागर। और लैंग्वेज की बात करें तो यह आपका किसमें रचित है भैया, क्या कोई बताएगा? ब्रजभाषा। सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 है। दिगंबर शब्द का बताइए क्या है? स्वर संधि है, विसरण, ऐसे इसमें संधि पूछा है। तो दिगंबर में क्या है बताइए? दिगंबर में आपका व्यंजन संधि होता है। वही दिगंबर आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल्स है। चौरासी, इनमें सर्वप्रथम रहित वाक्य, इसमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है? वह दौड़ता आया, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते, कोई तो आया ही है। 84 नंबर क्वेश्चन है 84। तो इसमें अगर सर्वनाम रहित कहेंगे तो मोहन पढ़ता है, क्योंकि मोहन आपका संज्ञा हो गया और सर्वनाम तो है ही नहीं कहीं पे। मृगवती किसकी रचना है बताइए? 85 नंबर क्वेश्चन है। मृगवती किसकी रचना है? तो यह आपका रचना है कुतुबम, कवि कुतुबम की रचना है मृगवती। मृगवती। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। भाई संयुक्त वाक्य का चयन कर लो। वह पढ़ता है, मोहन खेलता है, और सोहन पढ़ता है, मोहन खेलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। सही लगा ना? तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ऐसा दे रखा था जहाँ पे बच्चों को दिक्कत ही ना हो। ऑप्शन नंबर बी। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानना है। चलिए पहचानिए, पहचानिए जनाब। तो वाक्य में वह प्रातः तो उठकर, भाई क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, ऑप्शन सी ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर सी, उठकर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई है? तार साप्तक, कामायनी, गाम्य और प्रियप्रवास। 88 नंबर क्वेश्चन है। तो कामायनी की रचना किया गया था द्विवेदी युग में। आपका कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है। क्या है भैया? महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 89, गूलर का फूल होना। भाई गूलर का फूल होना मतलब दुर्बल वस्तु। गूलर का फूल, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो, गूलर का फूल होना मतलब बहुत दुर्बल वस्तु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विश्लेषण की भी कोई विशेषता बता दे, ऐसा कौन सा शब्द है? मार्केट में ऐसा कौन सा शब्द आ गया भैया जो कि विश्लेषण की भी विशेषता बताता है? तो मैंने आप लोगों को क्लास में कई बार बताया है कि इसको बोलते हैं प्राविश्लेषण। प्राविश्लेषण क्या होता है? जो विश्लेषण की भी विशेषता बता देता है। समझ गए? चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिनिश करते हैं। अक्षत। भाई अक्षत का अपोजिट क्या बनेगा? अक्षत का अपोजिट क्या बनेगा? अक्षत का बनेगा नक्षत। कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है? कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है? कृष्ण और अर्जुन, यहाँ दोनों प्रधान हैं। जहाँ दोनों प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है भाई? जहाँ पे दोनों प्रधान होते हैं वहाँ पे ही तो द्वंद्व होता है। कृष्ण अर्जुन, राइट? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, जो काम ना करना चाहे। भाई जो काम ना करना चाहे उसको आलसी बोलोगे या निकम्मा बोलोगे? तो आप लोग भी आलसी हो मेरे लिए, क्योंकि सेशन को लाइक नहीं किए हो अभी तक, तो मेरे लिए तो आप लोग आलसी हो गए। चलिए बताइए, जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द बनता है अकर्माए। ठीक है, ठीक है। यामा, यामा किसकी रचना है भाई? महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञेय मुक्ति बोध। यामा है महादेवी वर्मा जी की रचना है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 96 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या कहलाते हैं?
यौगिक। पहाड़ पर लालटेन, ये किसकी रचना है भाई? पहाड़ पर लालटेन, बताओगे किसकी रचना है? यह रचना है आपका मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय का संधि विच्छेद कर दो, इतनी बार तो करा दिया गया। हिमालय का संधि विच्छेद, तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, राइट। स्वर संधि का एग्जाम्पल होता है हिमालय, स्वर संधि का हिम प्लस आलय। बात करें अत्याचार, तो अत्याचार में कौन सा है? तो अत्याचार में कौन सा आपका यहां पर लग रहा है उपसर्ग? तो अति प्लस चार, अति प्लस आचार। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? बताओ। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, इसमें आपका तो मिश्र वाक्य बन गया। क्लियर है ना? इसमें आपका क्या बन गया? मिश्र वाक्य बन गया भाई। क्यों? क्योंकि भाई राम ने कहा मतलब राम ने कहा, यह आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। गाड़ी पलट गई, यह आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए यह आपका मिश्र वाक्य में काउंट किया जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और जीएस और प्लस हिंदी का ये सेशन था। देखो, अगर आपने पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं तो आपको भरपूर जानकारी मिली होगी। बाकी मैं आपको गाना नहीं सुनाने वाला हूँ, तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया। अगर नए बच्चे हो तो बेल आइकन प्रेस कर लो, और जो लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन में सभी लोग जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।